Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज है 4 अक्टूबर 2022 एंड सुबह का जो वीडियो लेक्चर था उसमें पूरे में ऑडियो बिल्कुल नहीं था एंड सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं, हम फिर से आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर को लेकर आ गए। आप यहाँ पर मेरे साथ उसको कवर कर सकते हैं। चलिए, केबीआई बाय स्टडी एस का क्वेश्चन, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोजेनरेटिव प्रॉब्लम्स are generated as environmental pollutant from which of the following? First है brake of the motor vehicle, second है engine of motor vehicle, third है microwave stoves within the homes, fourth है power plant and fifth है telephone lines। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ए है 1 2 3 and 5 ओनली, बी है 1 2 and 4 ओनली, सी है 3 4 and 5 ओनली एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। नीचे मुझे आंसर में लिखकर इसके बारे में बताइएगा कि क्या आपको सही आंसर लग रहा है एंड ऑल्सो टेल मी अबाउट मैग्नेटाइट पार्टिकल्स। चलिए, आज हम पहला जो आर्टिकल है वो देखने वाले हैं नोबेल प्राइज से रिलेटेड। ठीक है, नोबेल प्राइज की जब हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू मेडिसिन, वो सामने आ गया है। स्वीडिश साइंटिस्ट है सेवेंते पैवो, इनको मिला है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिस्कवरीज करी है ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन एंड बताया है, इंसाइट्स दिए हैं इनटू आवर इम्यून सिस्टम एंड व्हाट मेक्स अस यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम आवर डिस्टिंक्ट कजन्स, जो कि दो हैं मेजरली जिनके ऊपर इन्होंने एक तरीके से डिस्कवरी करी है। ठीक है, इन्होंने रिसर्च करी है। पहले हैं नीदरथाल्स, दूसरे हैं डेनिसोवान्स। ठीक है, तो इन दोनों को इन्होंने ऑब्जर्व किया, इनके जीन्स को ऑब्जर्व किया, ह्यूमन से कंपेयर किया। ठीक है, तो इन्हें बहुत सारी बातें पता चली, बहुत सारी न्यू न्यू डिस्कवरीज इन्होंने करी हैं। अब देखिए, जब निएंडरथाल्स की हम बात करते हैं तो निएंडरथाल्स की जो बोन्स हैं, ठीक है, दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द मिड 19th सेंचुरी एंड उनके डीएनए को इन्होंने अनलॉक किया एंड अनलॉक करके इनको पता चला कि ये जो है ये काफ़ी डिफरेंट है एंड इन्हें पता चला कि दे हैड अ रिलेशनशिप विद द होमोसेपियंस। ठीक है, हम अपने आप को होमोसेपियंस कहते हैं। तो दैट जीन फ्लो दैट अकर्ड फ्रॉम निएंडरथाल्स टू होमोसेपियंस डेमोन्स्ट्रेटिंग कि दे हैड चिल्ड्रन टुगेदर। इसका मतलब ये है कि दे वर इन को एग्जिस्टेंस। ठीक है, दे हैड चिल्ड्रन टुगेदर एंड दिस इज हाउ दे यूज टू लिव। एंड उसके बाद क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ जीन्स हुआ। दिस ट्रांसफर ऑफ जीन्स बिटवीन होमिनिन स्पीशी इफेक्टेड आर इम्यून सिस्टम ऑल्सो। ये जो ट्रांसफर ऑफ जीन होता है इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी के ऊपर भी असर आया है एंड इम्यूनिटी के ऊपर ऐसा आया है कि हम जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं इन्फेक्शंस के खिलाफ। जैसे कि कोरोना वायरस आ गया, कोविड-19 आ गया, उससे हम लड़े, हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके से अलग से चेंजेस आए, एंटीबॉडीज डेवलप हुई है ना, डब्ल्यूबीसी ने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो सच एज कोरोना वायरस, ठीक है, इनके खिलाफ क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। तो यहीं पर ये चीज बताई गई है कि जो को एग्जिस्टेंस हुआ है निएंडरथाल्स के साथ होमोसेपियंस का, उससे हमारी इम्यूनिटी के ऊपर भी असर हुआ है। एंड जो निएंडरथाल्स हैं उनकी जो जीन्स हैं वो अभी भी पीपल आउटसाइड दी अफ्रीका उनमें 1 to 2% देखने को मिलती है। अब देखिए, ऐसे ही इन्होंने जो डेनिसोवान्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर रिसर्च करी। टाइनी फिंगर बोन जो होती है उनकी, ठीक है, जो कि एक केव के इन साइबेरिया, ठीक है, वहां से कहीं इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया डीएनए को एंड उस डीएनए को इन्होंने स्टडी किया एंड डीएनए को स्टडी कर कर इनको पता चला कि निएंडरथाल्स एंड जो डेनिसोवान थे, दे वर सिस्टर ग्रुप्स जो कि स्प्लिट हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए 6 लाख साल पहले। एंड जो डेनिसोवान्स थे, दे हैव बीन फाउंड इन अप टू 6% ऑफ द मॉडर्न ह्यूमंस इन एशिया एंड साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर यहाँ पर इन जीन्स के लोग अभी भी पाए जाते हैं एंड इन्होंने ये कहा है कि इंटरब्रीडिंग इनके साथ भी हमारी हुई है। तो इसके बारे में इन्होंने डिस्कवरी करी है एंड इन्होंने बताया कि कैसे हमारी जो इम्यूनिटी है उसके ऊपर असर हुआ है। तो सिवेंतो पैबो, ठीक है, याद रखना, इनको मिला है नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। अब देखिए, और भी नोबेल प्राइज आएंगे, केमिस्ट्री का अलग मिलेगा, फिजिक्स का अलग मिलेगा, लिटरेचर का अलग मिलेगा, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज अलग मिलेगा। तो इन सबको हम कवर करते रहेंगे जैसे जैसे ये हमारे सामने आते रहेंगे। अब देखिए, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नोबेल पीस प्राइज जो है, नोबेल कोई भी प्राइज है, ठीक है, नोबेल मेडिसिन के जैसा ही हो, अब ये किस लिए मिला है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। दो नेम्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट किस चीज के लिए मिला है, किस डिस्कवरी के लिए मिला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यूपीएससी पहले भी प्रीलिम्स के अंदर इसको पूछ चुका है।
पेज नंबर 1 पर ही आप देखिए, रिमूव ऑनलाइन बेटिंग एड्स, सेंटर टेल टीवी चैनल न्यूज वेबसाइट। अब देखिए होता क्या है, आपने नोटिस भी किया होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पर, बहुत सारे टीवी चैनल पर साइड में ना अलग अलग से आपको देखने को मिलेंगे एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं। अब ये जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखें तो दे आर रिलेटेड टू गैम्बलिंग, समटाइम दे आर रिलेटेड टू बेटिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा चल गया है, जैसे 1x बेट है एक। ठीक है, उसको दिखाया ऐसे जाता है कि वो क्रिकेट से रिलेटेड है, पर बाद में पता चलता है कि वो गैम्बलिंग एंड इन सब से रिलेटेड है। एंड आपको एक तरीके से अट्रैक्ट किया जाता है कि आप बहुत सारे पैसे कमाकर बहुत अमीर हो सकते हैं। ठीक है, आप एडवर्टिजमेंट के अंदर भी देखेंगे कि अलग अलग गेम्स खेले जा रहे हैं। ठीक है, एंड बहुत अमीर हैं लोग। ठीक है, ये सब होता है। अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने मंडे को एडवाइस किया है सारी न्यूज़ वेबसाइट को, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ठीक है, जैसे कि हॉटस्टार हो गया, ठीक है, ऑल्ट वाला जी एंड ऑल ऑफ दैट। तो इन्होंने ये कहा है कि आप एंड ऑल्सो प्राइवेट टीवी चैनल्स जो हो गए, आप अपने आप को रिफ्रेन करें ऐसा कुछ पब्लिश करने से या ब्रॉडकास्ट करने से, ऐसी कोई भी एडवर्टीजमेंट जो कि ऑनलाइन बेटिंग से रिलेटेड हो या फिर उसका सैरोगेट प्रोडक्ट डिपीट कर रही हो। अब देखिए सैरोगेट प्रोडक्ट को डिपीट करने का क्या मतलब है कि उसी के जैसा, या फिर क्या होता है ना, अब जैसे ये है 1x बेट का ऐड के बारे में मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। इसमें क्या है, क्रिकेट एंड ऑल दिखाया जाता है, एंड ऑल्सो ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए दे हैव ऑल्सो बेसिकली एडवर्टिजमेंट के अंदर एक एक्ट्रेस भी है वहां पर। तो ऐसे ये कर सकते हैं। अब देखिए सैरोगेट प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि जो रियलिटी है वो ना दिखाकर आप दूसरे मीन्स के थ्रू आप कुछ और डिपिक्ट करने की कोशिश करते हो। जैसे कि बहुत बारी क्या होता है, जैसे टोबैको का ऐड है, टोबैको का ऐड आप देखना ऑनलाइन ना, इलायची को ज्यादा वो अपने प्रोडक्ट को एक तरीके से सामने लेकर आते हैं, बट एडवर्टीजमेंट बेसिकली टोबैको के लिए हो रहा होता है। बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं। तो यहाँ पर भी ये कहा गया कि उनके सैरोगेट अगर कोई प्रोडक्ट भी है जो कि उनको डिपिक्ट कर रहा है, उसको भी हटा दिया जाए। अब ये जो है मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये इन वॉयलेशन है, ये लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है, एंड ये चीज़ ठीक नहीं है। एंड अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर बेटिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, देवर इलीगल इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडिया, एंड देयर फोर ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट को लेकर आना ये चीज़ ठीक नहीं है। उसके बाद देखिए द कंसर्न बेटिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो और सब स्यूडो मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑल्सो दे आर नॉट ली ऑथराइज्ड इन इंडिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि ऐसा कुछ भी आप सामने नहीं लेकर आएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड एंडोर्समेंट फॉर द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट 2022 अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पर ये कहा गया है आप ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं लेकर आ सकते या फिर सरोगेट प्रमोशन नहीं कर सकते, जो कि ठीक नहीं है, जो कि सोसाइटी के ऊपर गलत इम्पैक्ट लेकर आ सकता है। तो ये आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग था। पेज नंबर 1 पर ही आप देखिए, गवर्नमेंट में लिफ्ट आफ्सपा इन 4 स्टेट आफ्टर नागा पीस प्राइज। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है उसको हटा देगी 4 स्टेट्स के अंदर आफ्टर नागा पीस प्राइज, पीस पैक्ट के ऊपर एक तरीके से सर्टेनिटी हो जाएगी, या फिर हमें कुछ एक तरीके से देखने को मिलेगा कि हाँ कुछ फर्दर स्टेप आगे हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन 4 स्टेट्स के अंदर अभी मिलिटेंट एक्सरसाइजेस देखने को मिल रही हैं। ठीक है, एंड इसलिए आफ्सपा अभी भी वहां पर कंटिन्यू किया गया है। अब ये कौन कौन सी स्टेट्स हैं, ये हैं असम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। दो, सरकार बार बार ये चीज को कह रही है कि हम आफ्सपा को हटा देंगे। ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं तो इन्होंने अभी तक हटाया है नहीं। एंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, एंड द मिनिस्ट्री हैव कॉन्करेंट पावर्स कि वो नोटिफाई कर सकें कि कौन से डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं एंड कौन से डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं अंडर दी आफ्सपा। अब देखो आफ्सपा की अगर हम बात करें, हम बहुत बारी एक तरीके से कवर कर चुके हैं, पर फिर भी देख लेते हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, इसके अंदर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको काफ़ी पावर्स आ जाती हैं एक डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर। वो किसी को भी मार सकते हैं अगर उनको लग रहा है कि ये लॉ को वायलेट कर रहे हैं या लोगों के खिलाफ है या फिर हमारी सिक्योरिटी एंड ऑर्डर के खिलाफ है। अरेस्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं किसी के भी प्रेमाइसेस को, किसी भी एरिया है, सपोज करिए उस एरिया को इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे वहां से वेपन्स फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो ये वहां पर क्या कर सकते हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से जबरन वहां पर घुस सकते हैं। ठीक है, एंड सर्च ऑपरेशन को लेकर आ सकते हैं विदाउट अ वारंट, एंड प्रोटेक्शन इनको मिलती है फ्रॉम एनी प्रोसिक्यूशन या फिर लीगल स्यूट विदाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन।
तो ये यहाँ पर है। दो अभी सरकार ने कहा था कि वो इसको हटा देगी या धीरे धीरे इसको एलिमिनेट कर देगी, पर अभी भी इन जगहों पर है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सामने आ गए हैं एंड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस यहाँ पर इन एरियाज में हमें देखने को मिल रही है। चलिए अब इसी से रिलेटेड आप यहाँ पर देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करते हैं, स्टेट्स की बात करते हैं, ठीक है, उनका मैप आप देख लीजिए। ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आप देख सकते हैं असम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप नमामि से याद कर सकते हैं, ठीक है, नमामि मतलब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। एंड इन सब की जो कैपिटल्स हैं इनको भी आप याद रखना, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, ठीक है, मणिपुर की इम्फाल, ठीक है, यहाँ पर आजमल, फिर उसके बाद त्रिपुरा की अगर पूछी जाए तो अगरतला, मेघालय की शिलोंग, असम की दिसपुर, ठीक है, ये सब है। अब देखिए अभी असम की अगर हम बात करें तो असम की कौन कौन सी जगहों पर अभी भी ये जो है आफ्सपा ये लगा हुआ है, तो वो एरिया जो कि नागालैंड से बॉर्डर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि अभी भी यहाँ पर ऐसी कुछ गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर अभी भी आफ्सपा लगा हुआ है। तो ये आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग था। अगला देखिए, शुगर केन बीइंग स्टैक्ड एट द बिग बाजार in Palakkad on Monday during the Navratri festival. There is huge demand for sugarcane and the lion's share of them are brought in from the Tamil Nadu. ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो शुगर केन है, जो गन्ना जिसको हम कहते हैं, उसकी डिमांड ड्यूरिंग द नवरात्रि फेस्टिवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड लायन ऑफ द शेयर ऑफ देम आर ब्रॉट इन फ्रॉम दी तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु से काफ़ी ये आते हैं। अब देखिए शुगर केन के ऊपर यहाँ पर एक इमेज आई है, तो हम शुगर केन को कवर कर लेते हैं। शुगर केन जो है उसको टेम्परेचर चाहिए बिटवीन 21 to 27% डिग्री सेल्सियस बेसिकली, विद हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड रेनफॉल अराउंड 75 to 100 सेंटीमीटर। सॉइल टाइप की अगर हम बात करें तो लोमी सॉइल इनके लिए काफ़ी बेटर रहती है, डीप रिच लोमी सॉइल, ठीक है, इसमें ये उग जाते हैं, ठीक है, बेटर कल्टीवेशन हो जाती है। एंड अगर हम टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो याद रखना सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर आती है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु और फिर उसके बाद बिहार। अब देखिए इंडिया जो है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राजील। ये मत सोचना कि हमारे देश के अंदर तो गन्ने के खेत के ऊपर इतने सारे गाने बने हैं तो मतलब हमारा देश सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। याद रखना हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ शुगर केन आफ्टर दी ब्राजील। अब देखिए इट कैन बी ग्रोन ऑन ऑल वेराइटी ऑफ सॉइल्स रेंजिंग फ्रॉम सैंडी लोमी टू क्ले लोमी, ठीक है, इसमें ये उग सकते हैं पर वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए सॉइल एंड मैनुअल लेवल की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर सोइंग के लिए एंड ऑल्सो हार्वेस्टिंग के लिए। बीज का जो सारे स्टेप्स होते हैं वो मैनुअली ही होते हैं। अब इसके थ्रू बहुत सारे एक तरीके से जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि शुगर, ठीक है, नॉर्मल जो आप चीनी खाते हो वो, फिर गुड़ हो गया जिसको जैगरी कहते हैं, फिर खांड सारी, फिर मोलासेस, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आप देखिए स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शुगर अंडरटेकिंग एंड नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, ये दो इनिशिएटिव जो कि सरकार लेकर आई जिससे शुगर केन जो प्रोडक्शन है उसको सपोर्ट मिल सके एंड ऑल्सो शुगर इंडस्ट्री को फायदा हो सके। अब देखिए शुगर प्राइसेस की अगर हम बात करें, जैसे एमआरपी होती है वैसे शुगर केन के लिए अलग से प्राइजेस हैं, ठीक है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको कहा जाता है एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। अब ये जो एफआरपी है इट इज डिटरमाइंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, ठीक है, या जिसको सीएसीपी कहते हैं, एंड अनाउंस्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, सीसीईए। अब सीसीईए के चेयरमैन कौन है, याद रखना प्रधानमंत्री जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हमारे इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। एंड एफआरपी इज बेस्ड ऑन द रंगराजन कमेटी रिपोर्ट, ठीक है, जिन्होंने बताया था कि शुगर केन इंडस्ट्री को कैसे हम और रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रिवोल्यूशनराइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद द रूपी अंडर प्रेशर व्हाट्स नेक्स्ट। अब देखिए ये जो आर्टिकल है ये बहुत दिनों से जो हम सिनेरियो कवर कर रहे हैं उसी का ही एक सम है कि हमारे देश के अंदर जो रुपी है इट हैव डेप्रीशिएटेड एंड डॉलर के अगेंस्ट हमें 70 या उससे ज़्यादा हमें 80 तक जाता हुआ भी नजर आया एंड इन्फ्लेशन जो है वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। उर्जित पटेल कमेटी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि 4% का +2 या -2, ठीक है, इस ब्रैकेट में होना चाहिए, यानी 2% से 6% के बीच में, पर हमारा तो 7, ठीक है, 8, ठीक है, इतना परसेंट भी पहुंच गया। तो हमारे देश के अंदर महंगाई भी है,
ठीक है, उसके ऊपर से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो घटता चला जा रहा है, इट हैव रिड्यूस्ड बाय मोर देन $100 बिलियन। ठीक है, तो ये सिनेरियो है जो कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी का है। अब इसके बाद हम देखें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट देखें तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी काफी ज्यादा वाइडन हो गया है। वाई? ड्यू टू दी हायर इम्पोर्ट्स, हमारे इम्पोर्ट ज्यादा है, इतने एक्सपोर्ट्स हमारे है नहीं। अब ये ओवरऑल सिनेरियो है, ऊपर से फूड फ्यूल प्राइसेस सब महंगा हो गया है। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा देश ही ऐसी एक स्थिति से गुजर रहा है, बहुत सारी यूएस जैसे हो गया, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हो गई जो कि रिसेशन के दौर से जा रही है। पहले रिसेशन यहाँ पर टैबू की तरह होता था कि अरे रिसेशन कैसे आ सकता है, ठीक है, बट अब देखिए हर दिन उनके न्यूज़पेपर में आप देखिए यही चीज़ आ रही है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। एंड ये क्यों हो रहा है? ये ग्लोबल जो सिनेरियो है उसकी वजह से भी हुआ है। पहले तो कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, कोरोना वायरस ही बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी सिचुएशन हमें नॉर्मलाइज होती हुई नजर आई, तो रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हो गई। ठीक है, और भी कुछ चलता रहता है, कुछ नहीं तो यूएस ने बैन लगा दिया, सैंक्शन लगा दिया कुछ कंट्रीज पे, है ना, तो कुछ ना कुछ इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, इस इंटरनेशनल कम्युनिटी में चलता ही रहता है। अब इसकी वजह से जो सिचुएशन है वो पूरी हमें ओवरऑल चेंज होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करी जा रही है, पर फिस्कल डेफिसिट जो है स्टेट का, सेंटर का, वो बढ़ता चला जा रहा है। स्टेट का तो देखो और भी ज्यादा है। तो ये है हमारे देश के अंदर सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पहले भी हुए, 1991 में भी हुए, 2013 में भी हुए, पर अब जो इंटरनेशनल सिनेरियो की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है ना, ये शायद पहले उतनी लेवल की नहीं थी। एंड ये जो ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम है, इसके थ्रू हमारा जो देश है वो गुजर रहा है। अब देखो ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? ट्विन डेफिसिट का मतलब ये है, एक तो हमें हमारे देश के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिल रहा है, एंड उसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट है, एक उसके साथ साथ हमें ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट देखने को मिल रहा है कि जो सरकार है उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू इतना है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड हमारा जो रुपी है वो भी डेप्रिशिएट करता चला जा रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो गिरती चली जा रही है। एंड ये ओवरऑल भी हमें बहुत सारी कंट्रीज में सिनेरियो देखने को मिल रहा है। एंड हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखो और भी कंट्रीज कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जूझ रही हैं, ठीक है, यही कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन उनकी भी बिगड़ रही है। तो ओवरऑल इसमें आर्टिकल के अंदर लास्ट में कहा गया है कि अगस्त के अंदर आरबीआई ने अलाउ कर दिया था कि जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं वो सेटल कर सकते हैं अपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिल्स को रुपीस के अंदर, मतलब कि रुपीस के अंदर ट्रांजैक्शन को लेकर आ सकते हैं। पर ये माना कि बहुत बोल्ड स्टेप था, बट ये हो नहीं पाया। ये बेसिकली इसके रिगार्डिंग आया था कि इंडिया जैसे बाय कर रही थी क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, ठीक है, तो उसको आप क्या करो, आप उस ट्रांजैक्शन को रुपी के अंदर लेकर आओ, आप रुपी को दो, जिससे हमारा जो रुपी है वो इंटरनेशनलाइज हो सके और भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सके, आगे आ सके, उसकी वैल्यू बढ़ सके। पर ऐसा हो नहीं पाया। एंड आरबीआई जो है वो देखो फर्दर और भी स्टेप्स ले रही है। अभी आरबीआई ने जो रेपो रेट है, ठीक है, उसको चेंज कर दिया 50 बेसिस पॉइंट से। क्यों किया? जिससे इन्फ्लेशन को सेकंड किया जा सके। ऑल्सो सेल कर रहे हैं डॉलर्स को, ठीक है, जिससे क्या हो सके, रुपी का जो डेप्रिसिएशन है वो कहीं ना कहीं हट सके। ठीक है, तो आरबीआई स्टेप्स ले रहे हैं, पर देखो खाली स्टेप्स ले लेना एंड फॉल को प्रिवेंट करना इज नॉट द मेथड। आरबीआई को देखना होगा कि ये जो ट्रांजेक्टरी है ये क्यों, कैसे फॉल हुई है, ये जो ग्राफ है हमारा कैसे फॉल हुआ है, व्हाट आर द रूट कॉजेस। अगर रूट कॉजेस के ऊपर काम नहीं किया जाएगा तो हमें सिचुएशन बेटर होती हुई नहीं नजर आएगी। तो ये आर्टिकल के अंदर यही था। अगला देखिए, अगला जो आर्टिकल है वो एमटीपी एक्ट 1971, एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट 2021। ठीक है, पहले तो इसको कवर कर लेंगे हम। आर्टिकल जो है वो बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है? अ डिसाइसिव शिफ्ट इन द डिस्कोर्स ऑन एबॉर्शन राइट्स। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी रिसेंटली वर्डिक्ट दिया है उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आर्टिकल के अंदर बताया गया है। अब देखिए, क्योंकि हम इस आर्टिकल को कवर कर रहे हैं, एक बारी और रिविजन ले लेते हैं जिससे दिमाग में बैठ जाए। पहले क्या था? सबसे पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 आया था, एंड उसके बाद 2021 के अंदर हमें इसी एक्ट के अंदर मेजर चेंजेस आते हुए, मेजर अमेंडमेंट आते हुए नजर आए। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। एमटीपी एक्ट 1971 सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए अवेलेबल था, 20 वीक्स तक का एबॉर्शन को आप सीख कर सकते हैं अगर प्रेगनेंसी है तो। एंड एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की रिक्वायरमेंट है अगर 12 साल तक की प्रेगनेंसी, 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है। एंड 2 की रिक्वायरमेंट है अगर 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है। एंड फाइन अप टू ₹1000 आपके ऊपर लग सकता है अगर आप वुमेन का जो ये राइट है आप उसको वॉयलेट करने की कोशिश कर रहे हो।
पर जो न्यू एक्ट है ये बहुत मेजर, काफी प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेकर आया। इसने कहा कि खाली मैरिड वुमेन नहीं, अनमैरिड वुमेन के लिए भी इसको एक तरीके से अवेलेबल कराया जाएगा। एंड 24 वीक्स फॉर रेप सर्वाइवर यहाँ पे बताया गया। एंड बियॉन्ड 24 वीक्स भी जो प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्ट किया जा सकता है अगर सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी है या फिर जान के ऊपर खतरा देखने को मिल रहा है। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की रिक्वायरमेंट है अगर 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है। एंड 20 to 24 तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाना है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की रिक्वायरमेंट है। एंड अगर आपको 24 वीक से आगे की आपकी प्रेगनेंसी है, आपको उसको अबॉर्ट करवाना है तो आपको मेडिकल बोर्ड के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। एंड ये भी जो बोर्ड है ये जल्दी आपको बताएंगे। एंड फाइन जो है, ठीक है, वो भी लग सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 1 साल तक की अगर आप इसको ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो अमेंडमेंट आया है इसमें अनमैरिड वुमेन का जिक्र किया गया है, मतलब सिंगल वुमेन भी यहाँ पर आती हैं। पर क्योंकि इसी एक्ट के अंदर जो सेक्शन नंबर 3 भी है, ठीक है, जो रूल नंबर 3 भी है, इनको चेंज नहीं किया गया, इसलिए बहुत सारी जो अलग अलग सरकारें हैं, बेसिकली सरकार तो नहीं कह सकते, जो अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं वैसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करती थी। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला को एक तरीके से डिनाई कर दिया अबॉर्शन को सीक करने के लिए, क्योंकि उनकी जो प्रेगनेंसी थी वो 20 to 24 वीक्स तक की थी एंड वो इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आती थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैरिड एज वेल एज अनमैरिड वुमेन दोनों के पास अधिकार है बॉडीली ऑटोनॉमी का एंड वो भी एबॉर्शन को सीक कर सकती हैं। अब देखिए ये वाला जो रूल है, ठीक है, 3B वाला, इसके अंदर ये है कि 20 to 24 वीक्स तक की अगर प्रेगनेंसी है तो उसको अबॉर्ट किया जा सकता है अगर जो महिला है वो सर्वाइवर है सेक्सुअल असॉल्ट की, रेप की या फिर इंसेस्ट की। इंसेस्ट का मतलब क्या है, आप अपने ही एक तरीके से ब्लड रिलेशन में आप जो इंटरकोर्स है आप उसको लेकर आ रहे हो, ठीक है। माइनर का मतलब ये है कि 18 साल की कम की जो लड़कियां होती हैं, या फिर मैरिटल स्टेटस में चेंज आया है, ठीक है, डाइवोर्स हो गया आपका, या फिर आपके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई है, या फिर आपके बॉडी के अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, या फिर आप मेंटली इल हैं, या फिर मेंटल रिटार्डेशन जिसको कहते हैं, ठीक है, वो है, या फिर फीटल माल इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये कि आपकी जान के ऊपर खतरा, आपके बच्चे की जान के ऊपर खतरा है, ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं, ठीक है, एंड इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ये एक रीजन है। या फिर वुमेन जो प्रेगनेंसी के अंदर हैं, ठीक है, वो ह्यूमैनिटेरियन सिटिंग्स और डिजास्टर या फिर इमरजेंसी में भी डिक्लेयर्ड बाय दी गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर हो सकती है। पर देखिए यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पहली चीज तो ये कही है कि इंडियन पीनल कोड क्रिमिनलाइज करता है अगर आप एबॉर्शन को ऐसे ही असेस लेने जाते हो, ठीक है। बट यहाँ पर एक नैरो लाइन है, नैरो लाइन ये है कि कहीं ना कहीं अगर प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ के ऊपर बात आ रही है तो अलग है। एंड अंडर द एमटीपी एक्ट एक्सेप्शन है कि आप इसको सीक कर सकते हो। तो एमटीपी एक्ट जो है ना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं नैरो स्पेस है जो कि अवेलेबल है फॉर द अबॉर्शन इन अ लीगलाइज्ड वे हमारी कंट्री के अंदर। सेकंड इन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है द डिस्टिंक्शन दैट लॉ इज हैपनिंग, ठीक है, मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, दोनों के पास सेम अधिकार है, ठीक है। अगर हम जो विडो हैं, ठीक है, उनको अगर हम अधिकार दे रहे हैं, रेप सर्वाइवर को हम अधिकार दे रहे हैं, तो एक सिंगल वुमेन को हम क्यों नहीं दे सकते, या फिर जो लिव इन में रह चुकी हैं, ठीक है, उनको हम क्यों नहीं दे सकते। यहाँ पर इसके बारे में बातचीत करी गई। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि अगर रेप की वजह से ये चीज होती है, ठीक है, महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है आफ्टर द मैरिज, जिसको इन्होंने मैरिटल रेप की कैटेगरी के अंदर रखा है, ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप एबॉर्शन को सीक कर सकते हो, क्योंकि वुमेन हैव गॉन थ्रू दी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया। उसके बाद यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू द माइनर, क्योंकि देखिए पॉक्सो एक्ट के अंदर ये है कि जब माइनर अबॉर्शन के लिए सीक करने जाती हैं तो जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, आपको मैंडेटरी रिपोर्टिंग करनी होगी पुलिस को। पर अभी यहाँ पर जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि जब आप इन रिपोर्ट को लेकर आ रहे होंगे, मैंडेटरी सारी बातों को बता रहे होंगे, क्योंकि पॉक्सो एक्ट जो है उसके अंदर ये चीज बताई गई है, तो आप आइडेंटिटी ऑफ द प्रेग्नेंट पर्सन को डिस्क्लोज नहीं करोगे। क्योंकि देखिए इसकी वजह से क्या होता था, टैबू रहता था लोगों के अंदर, एंड जो माइनर है अगर ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है, एंड जो कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर ये चीज हो जाती है तो वो सामने नहीं आती थी, क्योंकि उनको ये डर लगता था कि हमारी आइडेंटिटी सामने आ जाएगी तो हमारी एक तरीके से बदनामी होगी, ठीक है, ये सब ओवरऑल देखने को मिलता था स्पेशली रूरल एरियाज में।
तो यहाँ पर अभी कह दिया गया है कि आपको उनकी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, और अदर जो मैंडेटरी आपको जो बातें लेनी है, ठीक है, जो आपको रिपोर्टिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया कि द फिफ्थ एस्पेक्ट इज अ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट लॉ in its current form is non-inclusive and the terminology used is exclusionary। तो अभी जो लॉ है वो नॉन इंक्लूसिव है, एक्सक्लूशनरी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा लीगल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा है कि जो लॉ है उसको ज्यादा लोगों के लिए फ्रेंडली बनाया जाए, उनको समझ आए, ठीक है, उनको पता हो उनके पास क्या क्या एक तरीके से अधिकार है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होगा। एंड यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं माई बॉडी माई राइट माई चॉइस, इस चीज को सर्टेन किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वुमेन जो है उनकी बॉडी के ऊपर उनका अधिकार है। अगला देखिए पेज नंबर 6 पर, एवरी ड्रॉप काउंट्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ जल जीवन मिशन मस्ट बी लॉन्ग लास्टिंग। अब देखिए जल जीवन मिशन जो है हमने कल भी कवर किया था, जो कि बना एक तरीके से लेकर आया गया था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, यानी प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे पाइप्ड वाटर अवेलेबल किया जा सके एवरी रूरल हाउस होल्ड को बाय 2024, ठीक है। उसके बारे में हमें जानकारी हुई क्योंकि एक प्राइवेट एजेंसी ने बेसिकली इसके ऊपर ऑडिट किया एंड उन्होंने बताया कि 62% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया हैव फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन विद इन देयर प्रेमाइसेस, है ना। तो कल हमने इसके रिगार्डिंग पूरा आर्टिकल कवर किया था। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि बहुत सारे रूरल हाउस होल्ड को इसके थ्रू मदद करने की कोशिश करी है सरकार ने एंड टैप वाटर अवेलेबल करवाया एंड एम ही यही था कि एटलीस्ट 55 लीटर पर पर्सन पर डे पोर्टेबल वाटर जो है वो हर हाउस होल्ड बेसिकली रूरल हाउस होल्ड के लोगों को कहीं ना कहीं अवेलेबल कराया जा सके एंड उसी के लिए सरकार काम कर रही है। एंड यहाँ पर इस सर्वे के अंदर बताया गया कि ओनली 3% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड को यहाँ पर बेसिकली उनको उनसे बातचीत हुई थी, उनके घरों को देखा गया था, ठीक है, हर चीज को सर्वे किया गया था। तो एक तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि सिर्फ 3% लोगों को देखकर आप सर्वे को सामने लेकर आ गए, तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रहे, ठीक है, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी है, मार्जिन ऑफ एरर यहाँ पर ज्यादा है। पर यहाँ पर सर्वे आया है एंड सर्वे देखिए काफी कुछ बताता है, तो इसने यहाँ पर यही चीज बताई एंड सर्वे ने ये बताया कि तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी, ठीक है, इसके अंदर 80% से भी ज्यादा हाउस होल्ड के पास अच्छा खासा पानी की फैसिलिटी है, ठीक है, फुली फंक्शनल कनेक्शन है, टैप वाटर है। वेरस राजस्थान, केरला, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, ठीक है, यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा कम है, लेस देन 50% हाउस होल्ड के पास यहाँ पर एक जो फंक्शनल टैप वाटर होता है, ठीक है, वो अवेलेबल है। ऑल्सो देखिए सर्वे ने बताया कि क्लोरीन कंटेमिनेशन पानी के अंदर बहुत बढ़ रहा है। ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये इन्वायरमेंट के लिए भी प्रॉब्लम है एंड ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। दो यहाँ पर जब देखा गया तो 93% ऑफ द वाटर सैंपल्स दे वर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, बट फिर भी देखिए क्लोरीन की मात्रा अगर ज़्यादा है तो वो किसी के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। कोविड-19 की वजह से ये जो जल जीवन मिशन है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, पर अभी सरकार जो है उन्होंने फिर से इसको पटरी पर वो ले आए हैं, ठीक है, काम करना इसके ऊपर स्टार्ट कर दिया है। तो ये ओवरऑल इस आर्टिकल में हमें देखने को मिला। अब देखिए टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आया द मीडिएशन बिल 2021। अब देखिए ये जो मीडिएशन बिल है 2021 में सरकार बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा के अंदर एंड इसके रिगार्डिंग एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भी लेकर आए थे बेसिकली एंड दे वर टास्क कि वो रिव्यू करेंगे इस पर्टिकुलर बिल को एंड इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स को राज्यसभा के सामने भी रखा। अब देखिए ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर काफी सारे चेंजेस बताए गए, काफी सारे रिकमेंडेशन बताए गए। मीडिएशन बिल के रिगार्डिंग बेसिकली हमें आता हुआ नजर आया था एंड देखिए ये जो बिल है ये बात कर रहा है कि मीडिएशन को एज अ मेथड आप इंस्टीट्यूशनलाइज करो एंड ऑल्सो मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाओ। अब देखिए जब हम ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म की बात करते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि एक साथ मिलकर क्या किया जा सके, अपने जो डिस्प्यूट्स हैं, अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको डिसॉल्व किया जा सके। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं जैसे कि आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन, वैसे ही होता है मीडिएशन। अब मीडिएशन में क्या होता है, एक इम्पार्शियल पर्सन होता है जिसको मीडिएटर कहा जाता है, वो हेल्प करता है पार्टीज को कि वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन को लेकर आ जाएं एंड अपनी जो डिस्प्यूट है, अपनी जो लड़ाई है उसको वहीं पर ही क्या कर दें, उसको सॉल्व कर दें। एंड ये जो मीडिएटर है ये डिसाइड डज नॉट डिसाइड द डिस्प्यूट बट हेल्प करता है पार्टीज को कि वो क्या कर सके, सेटल कर सके डिस्प्यूट को अपने आप के बीच में ही। एंड मीडिएशन जो है वो लीव करती है कंट्रोल को ऑफ द आउटकम विद द पार्टीज, ठीक है, कि उनके ऊपर लगभग डिपेंड करता है। तो दिस वाज व्हाट मीडिएशन यूज्ड टू बी, पर अभी कहा जा रहा है मीडिएशन को और स्ट्रॉन्ग बनाओ, इंस्टीट्यूशनलाइज बनाओ
एंड मेडिकल एक तरीके से मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया को लेकर आओ, जो कि फॉर्मली इसको देखने वाला है। अब देखिए आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि अभी मीडिएशन की अगर हम बात करें तो उसके रिलेटेड कोई भी स्टैंड अलोन ऐसा कोई एक लेजिस्लेशन नहीं है, कोई एक्ट नहीं है जो कि इसको देखता है। अभी कोड ऑफ प्रोसीजर हो गया, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, कमर्शियल कोर्ट एक्ट, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी, ठीक है, ये सब जो है, ठीक है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि मीडिएशन एक टाइम टेस्टेड ऑल्टरनेटिव है। पर देखिए यहाँ पर इसके रिलेटेड कोई स्टैंड अलोन लेजिस्लेशन नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर मीडिएशन का प्रोसेस चलता है। इंडिया सिग्नेटरी है सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन का, फॉर्मली द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन का, एंड इट इज एप्रोप्रिएट फॉर अस टू हैव अ लॉ रिगार्डिंग दिस, ठीक है, जो कि डोमेस्टिकली हर चीज को फॉर्मलाइज्ड वे में लेकर आएगा। अब देखिए इस बिल के अंदर क्या है, हाईलाइट्स ऑफ द बिल ये हैं कि जो पर्सन है अगर वो सिविल मैटर को या कमर्शियल डिस्प्यूट को वो एक तरीके से मीडिएशन के थ्रू लेकर आना चाहते हैं बिफोर एनी कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल, ठीक है, उससे में जाने के बजाय वो मीडिएशन के थ्रू उसको करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एंड जो पार्टी हैं वो क्या कर सकती हैं, वो विड्रॉ कर सकती हैं फ्रॉम मीडिएशन आफ्टर 2 मीडिएशन सेशन। तो अगर 2 मीडिएशन सेशन के बाद उनको लगता है कि नहीं ये काम नहीं कर पा रहा तो ये पीछे भी हट सकती हैं। एंड जो मीडिएशन प्रोसेस है इट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन, ठीक है, 180 डेज विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू अनदर 180 डेज बाय द पार्टीज, ठीक है, इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, पर यह है कि एक 180 दिन के अंदर आप इसको कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ वर्डिक्ट लेकर आ जाओगे। ये जो बिल है ये कह रहा है कि ये जो है मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया इसको फॉर्मली लेकर आओ, एंड ये क्या करेगी, ये रजिस्टर करेगी मीडिएटर्स को, ठीक है, एंड रिकॉग्नाइज करेगी मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स को, ठीक है, मीडिएशन इंस्टीट्यूट्स को लेकर आएगी, उनको ट्रेन करेगी, सर्टिफाई करेगी मीडिएटर्स को कि हाँ ये सर्टिफाइड मीडिएटर्स हैं, ये दो पार्टीज के बीच में सुलह करवाने में मदद करेंगे। उसके बाद क्या है कि जो बिल है वो लिस्ट करती है डिस्प्यूट्स को जो कि मीडिएशन के थ्रू नहीं सॉल्व हो सकते, उनके लिए आपको कोर्ट में ही जाना होगा या फिर ट्राइब्यूनल में ही जाना होगा, ठीक है, तो उस चीज को भी यहाँ पर सर्टेन करने की बात करी जा रही है। फिर उसके बाद जो पार्टीज हैं वो अगर एग्री करती हैं वो अपॉइंट कर सकती हैं किसी पर्सन को एज अ मीडिएटर, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये रहे मीडिएटर एंड ये रही दो पार्टीज, ये अपनी अपनी दलीलें सामने रख रही हैं, ये जो मीडिएटर हैं ये इम्पार्शियल हैं, ये इनकी मदद करेंगे, ठीक है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी भी पर्सन को मीडिएटर के रूप में लेकर आ रही हैं। एंड इफ नॉट, मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर जो है, ठीक है, वो अपॉइंट कर सकते हैं एक पर्सन को कि ये आपके बीच में सुलह करवाएंगे। एग्रीमेंट जो है रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन वो अब बाइंडिंग करने की बात करी जा रही है, ठीक है, कि बाइंडिंग होगा। अब ऐसा नहीं है कि मीडिएशन का पूरा प्रोसेस भी हो गया एंड पार्टीज कह रही कि नहीं मजा नहीं आया हम अपने हिसाब से देख लेंगे, नहीं, अब बाइंडिंग हो जाएगा एंड एनफोर्सिएबल हो जाएगा इन द सेम मैनर जैसे कि कोर्ट की जजमेंट आती है। तो ये सब हमें ओवरऑल यहाँ पर देखने को मिला है। पर देखिए कंसर्न्स क्या हैं जो कि सामने आ रहे हैं। पहला कंसर्न तो ये है कि मीडिएशन हमेशा से एक वॉलेंट्री स्टेप है, कि अगर आपको लगता है कि आप कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना चाह रहे हो, ट्राइब्यूनल तक किसी बात को नहीं घसीटना चाह रहे हो, कोई बात नहीं आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हैं, तो ये वॉलेंट्री था, ठीक है। इसको मैंडेटरी बनाना एक तरीके से गलत हो सकता है, एंड इसको मैंडेटरी बनाना आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कहता है हमारे पास असेस है टू जस्टिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं लिमिट कर सकता है। एंड ये जो बिल है ये इंटरनेशनलाइज करने की बात कर रहा है, ठीक है, मीडिएशन को, एंड कह रहा है कि जो इंटरनेशनल मीडिएशंस हैं, ठीक है, टू बी डोमेस्टिक, ठीक है, व्हेन इट इज कंडक्टेड इन इंडिया, अगर इंटरनेशनल मीडिएशन इंडिया के अंदर हो रहा है तो उन्हें एक तरीके से डोमेस्टिक मीडिएशन के अंदर देखा जाएगा, एंड द सेटलमेंट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ जजमेंट या फिर डिक्री ऑफ कोर्ट, एंड जो भी जो सेटलमेंट होगी वो कोर्ट का जैसे जजमेंट आता है, कोर्ट की जैसे डिक्री आती है ना, वैसे ही उसकी तरह उसको माना जाएगा। एंड देखिए अगर हम मीडिएशन की ओवरऑल बात करें तो हमें पता है कि हमारी जो जुडिशरी है इट इज गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम जहाँ पर केसेस हैं बहुत ज़्यादा, स्टाफ इतना है नहीं, और जज तो बहुत ही ज़्यादा कम है पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, इसलिए पेंडेंसी ऑफ केसेस हमेशा रहती है। अभी कोई प्रॉब्लम अगर होगी, पता चला 6 7 8 साल 12 साल, ठीक है, उसके बाद कुछ वर्डिक्ट आ रहा है, ऐसा भी बहुत बारी हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है ऐसे ऐसे टाइप के जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, ठीक है, अगर उनका इस्तेमाल किया जा सके मीडिएशन के थ्रू, अगर कोर्ट के बाहर ही चीजें सॉल्व हो जाएं, ठीक है, तो कोर्ट को बर्डन ही नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ओवरऑल कहा गया है, एंड सरकार भी यही कर रही है कि जो मीडिएशन बिल है उसके साथ क्या करे, एक तरीके से उसके थ्रू
मीडिएशन को फॉर्मलाइज वे में लेकर आ सके। अब देखिए कल एक आर्टिकल आया, इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है एकदम से उन्हें क्या करना पड़ा, अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनको तैयार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें हमारे आसमान के ऊपर हमारी जो इंडियन एयर स्पेस है उसके अंदर हमें देखने को मिला एक इरानियन फ्लाइट, एंड ऐसा रिपोर्ट किया गया कि इस फ्लाइट के अंदर बॉम्ब है। ठीक है, अब इसकी वजह से एक तरीके से हड़बड़ी हो गई एंड एकदम से हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो तैनात हो गई, पर बाद में हमें देखने को मिला कि कुछ और बात थी। ठीक है, तो ये ओवरऑल यहाँ पर था, इंटरेस्टिंग सा मुझे लगा इसलिए कवर कर लिया, दो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी। चलिए अगला देखिए, यून टैंग बैग्स शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022 फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन मैथ्स। अब देखिए शस्त्र रामानुजन प्राइज फॉर 2022 को अवार्ड किया गया है इस इन महिला को, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले यूएसए के अंदर। एंड इनको मिला है क्योंकि इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। एंड देखिए जब हम इसकी बात करते हैं, शस्त्र की बात करते हैं, इट मीन्स द साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी। ठीक है, एंड ये जो है इसमें कैश प्राइज भी मिलता है आपको, एक तरीके से काफी एक रिकॉग्नाइजेशन भी मिलती है। एंड जो इंडिविजुअल हैं 32 एज से कम, ठीक है, उनको ये मिलता है। एंड इसलिए मिलता है जिससे एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया जा सके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन को। ठीक है, आपकी। एंड देखिए ये जो है इसमें देखिए नाम आप रामानुजन, ठीक है, तो यहाँ पर रामानुजन सर का नाम है। तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स जो श्रीनिवासन रामानुजन जी ने दिया है, ठीक है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये चीज बेस्ड है। ठीक है, ये पर्टिकुलर अवार्ड या प्राइज बेस्ड है। अब देखिए रामानुजन सर के बारे में क्योंकि यहाँ पर बातचीत हुई है, तो रामानुजन वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी एंड फर्स्ट इंडियन थे जिनको सेलेक्ट किया गया था फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर। इन्होंने कंपाइल किया 3900 अराउंड इक्वेशन को, आइडेंटिटीज को, एंड ही इज वेरी फेमस फॉर हिज फाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू पाई। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज रिगार्डिंग पाई ये लेकर आए थे, एंड इन्होंने बहुत सारे फॉर्मूलेज बताए जिससे कैलकुलेट किया जा सकता है कि ठीक है पाई की क्या वैल्यू है अनकन्वेंशनल बेस में। अब देखिए रामानुजन नंबर ये याद रखेगा 1729 इज द रामानुजन नंबर, एंड ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज द सम ऑफ टू डिफरेंट क्यूब्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी बताया गया है, 1729 इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ 10 एंड 9। ठीक है, 10 का 1000 हो गया, 9 का 729 हो गया, एडिशन करो 1729। ऐसे 12 एंड 1 का अगर आप देखो, इनका क्यूब देखो, उसको एड ऑन करो, इट इज 1729। ठीक है, तो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एंड इंडिया से हैं ये। वैसे ही ऐसा कुछ सुनकर ठीक है बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। तो इनके रिगार्डिंग हमने देख लिया, 1729 रामानुजन नंबर है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला आर्टिकल देखिए, एमजी नरेगा टू फंड वर्क टू रिवर्स डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड अक्रॉस द स्टेट। अब देखिए with the limited fund to deal with the gargantuan task of restoring the degraded land and reversing desertification, जो सरकार है उन्होंने एक चीज प्लान करी है कि वो क्या करेंगे, वो दोनों ही जो हमारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, पहले तो है एमजी नरेगा, उसके बाद है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इन दोनों को कलेक्टिवली काम करवाकर जो डेजर्टिफिकेशन है उसको हटाया जाएगा, डिग्रेडेड लैंड जो है उसको बेटर लैंड में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डेग्रेडेशन एटलस, ये एटलस इंपॉर्टेंट है याद रखना, जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है वो इसको लेकर आती है। तो 2021 के अंदर ये जो एटलस जब आई, इसने बताया कि 30% ऑफ द इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया अभी डिग्रेडेड लैंड की कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसको रिस्टोर करने की बात सरकार कर रही है। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर जो डिग्रेडेड लैंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दिल्ली में ही आप देख लो बहुत ज्यादा है। तो ये स्कीम्स को दोनों को कलेक्टिवली काम करवाकर क्या किया जाएगा, जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करवाया जाएगा, ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया जाएगा, सॉइल का जो मॉइस्चर है उसके कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, ये सब काम यहाँ पर होगा। एंड सरकार ये चाह रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी मदद करे। ठीक है, एंड ये जो एक्टिविटीज हैं दे विल टेक प्लेस अंडर द एमजी नरेगा फंड। ठीक है, एंड ये चाह रही हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है एंड यूनियन गवर्नमेंट मिलके इस चीज़ को करे। एंड अगर ये हम करेंगे तभी हमारा जो टारगेट है रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड फ्रॉम 21 मिलियन हेक्टेयर टू 26 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030, ठीक है, फॉलोइंग अ कमिटमेंट मेड ड्यूरिंग द यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, COP19 के अंदर जो हुआ था
ठीक है, उसको हम पहले ही अचीव कर लेंगे अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग था। आज के द हिंदू में यही सारी खबरें थी। रात को 10 बजे आपकी क्लास होगी, ठीक है, तो वहां पर जरूर जुड़िएगा। एंड पार्लियामेंट्री कमेटी को फर्दर थोड़ा सा हमारा रह गया, उसको हम पूरा वहां पर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं कल। बाय एवरीवन, टेक केयर।